4e। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, द्विघात समीकरण, और वो भी 3 एक्सरसाइजें कंप्लीट कर ली। आज की एक्सरसाइज क्या है, 4e। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें लिए दिया गया लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब सभी लोग समझ रहे क्या है, थोड़े कम जल्दी मतलब लगते हैं, ज़्यादा विस्तार पूर्वक इन्हें नहीं समझाना है, नहीं लगाना है, बहुत थोड़े में। तो पहला सवाल 4e का है एक्सरसाइज का, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत इसमें सम संख्याएं दी गई, और सवाल नंबर 1 है एक्सरसाइज 4e का, 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होंगी, क्यों? जैसे अगर मान लो कि सम संख्या तो जानते हैं 38 सम संख्या या विषम, इसके बाद में अगली इसके कौन सी संख्या आएगी, क्रमागत का मतलब इसके ठीक तुरंत बाद आने वाली। 39 नहीं आएगी, 39 विषम है। यानी इन्होंने ये कहा कि 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब 38 होगी, तो इसके आगे कौन सी होगी, 40। 2 क्रमागत की बात करी, अगर हम कुछ भी मान सकते हैं, 2 कोई भी क्रमागत संख्या होगी। अगर फिर हम इसके बाद में कहेंगे, मान लो जैसे अगर 1 अगर 24 है तो दूसरी क्या होगी, अगर 1 16 है तो दूसरी क्या होगी। ऐसी क्या होती हैं ये क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। तो जानते हो इनमें जो सवाल में कहा जाए उस चीज़ पे ध्यान देना है। अब आप समझो कि सम संख्या क्रमागत तो समझ गए कि इसके बाद क्या आना है। तो अगर कह दिया जाए कि 1 के बाद 3 के बाद या 4 के बाद, तो 4 के बाद तुम 5 जोड़े बैठोगे, लेकिन सवाल में क्या आएगा, सम की बात की गई। इसीलिए पहले ही बताया था क्लासों में कि सम और विषम ये सब क्या संख्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो, इन चीज़ों को ध्यान दें। तो सम संख्या का मतलब होता है कि एक अगर आप x मान रहे हो तो दूसरी क्या होगी उसकी, x + 2 होगी। भाई ये 36 से 38 हुए तो कैसे हुए, कितने जुड़े, तो पहले अगर x मानने तो दूसरी क्या होगी, x + 2। क्या इतनी बात समझ गए? तो हम यही बात लिखेंगे, माना x, x + 2 2 क्रमागत संख्याएं हैं, 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं, और हमसे संख्याएं तो पूछी गई। तो 2 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और x + 2, 2 क्रमागत सम संख्याएं। और फिर इन्होंने ये बात कही कि इन संख्याओं का अगर गुणनफल कर दें तो 528 आता है। तो दोनों क्रमागत संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब जानते हो कि गुणा, एक संख्या ये है तो इसके बीच में गुणा का निशान लगाए, और एक संख्या ये पूरी x + 2 है, और इसका अगर गुणा किया तो कितना आया था, 528। अब आप समझो कि इस x का गुणा कोष्टक में करेंगे तो क्या आएगा, x²। अब इस x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x। अब 528 इधर प्लस के इधर आएंगे, काहे होंगे, क्या अब इसे हल कर सकते हैं? और जब इसे हल कर सकते हैं तो क्या होगा, करो इसका गुणनखंड तो है। चिल्ला ही कौन रहा है जो, अच्छा हम कह तुम चिल्लाए रहे। तो क्या इस सवाल को कर सकते हो, क्यों अमरजीत?
हुए बिना रो 528 है। ठीक, पहले किससे काटा तो 2 दूनी 4 हुए होंगे और 2 छंग 2 चाकू, फिर 2 से काटा 2 एक 2 2 तियाँ 2 दूनी, फिर 2 से काटा 2 छंग 2 छंग 12, फिर इसे काटो 2 से 33 आएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर इसे 3 से काटो, वो करना क्या, जोड़ें या घटाएं, कितना आना चाहिए। तो ठीक है, ये कहानी यहाँ तक आई। चलो इधर देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, 11 दूनी बन गई। क्या बना, अगर आप 24 में से 24x में से 22x घटाएंगे तो कितने बचेंगे, समझ रहे हो। x² प्लस 24x और माइनस के 22x और माइनस के 500, समझ गए। और आप जानते हो अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद में क्या करना है, जो प्लस में वैल्यू आएगी भाई x कॉमन होगा, और उसमें क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे भाई, क्या होगी संख्या। तो बताओ यहाँ से कॉमन लोगे, क्या लोगे कॉमन, फिर x जब कॉमन लिया तो x यहाँ बचा, प्लस के यहाँ कितना बचा, x तो कॉमन ही ले लिया, माइनस यहाँ क्या कॉमन लोगे 22, और जब 22 यहाँ कॉमन लोगे तो x प्लस कितना बचेगा, बराबर क्या होगा 0। अब ये एक जगह लिख लेंगे x प्लस 24 और इधर x माइनस 22, बराबर क्या करेंगे। अगर आप इनका निकालना चाहो क्या मान x बराबर, तो क्या करना होगा, इनके बराबर करेंगे, इनके बराबर 0 करने से हमें मान प्राप्त हो जाएंगे, और जो मान आएगा प्लस में भाई हमारा क्या होगा, संख्या होगी। तो x प्लस 24 बराबर 0 और इधर x माइनस 22 बराबर 0, और जब करोगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस के 24, जो कि ये मान नहीं है, ये तो आया ही नहीं। कौन सा x बराबर 22 आएगा, यही क्या है मान। तो यानी पहली जो संख्या है वो कितनी है 22, और दूसरी संख्या कितनी है 22 प्लस 2 यानी 24। तो वो संख्याएं कौन सी थी, 22 और 24 थी, जिनका हम अगर दोनों सम संख्या हैं और दोनों सम संख्याओं का अगर गुणा करेंगे कितना आएगा 528। दो संख्याओं का योग कितना है, यदि सवाल में कहा गया 2 संख्याएं हैं, अगर उन संख्याओं को जोड़ दो तो कितना आता है 20, यही सवाल में कहा गया। और अगर उनका व्युत्क्रम उनका गुणनफल 10 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप व्युत्क्रम समझ रहे हैं, उल्टा व्युत्क्रम माने क्या होता है। तो पहले 2 संख्याएं मान लो, समझ रहे हो, क्योंकि हमसे पूछा गया तो संख्याएं माननी पड़ेंगी, ज़रूरी है। यहाँ पे 2 संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलो भाई हम करते हैं, क्या यही करना पड़ेगा। संख्याएं मानो, दूसरा सवाल आपका है कि माना 2 संख्याएं x, y, ठीक है, इतनी बात समझ पाए। अगर इन संख्याओं का अगर हम योग करें यानी जोड़ करें तो कितना आता है 20। इन्हीं का अगर आपस में गुणा कर दें तो कितना आता है 10। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इस संख्या का हमें अब व्युत्क्रम करके बताइए, जो वही संख्याएं देंगे। अब वो संख्या कौन सी थी x,
अगर आप x का उल्टा करोगे तो x का उल्टा होगा, देखो x का मतलब ये होता है x बटे 1, क्योंकि किसी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, पर उसमें लिखते इसलिए नहीं कि उसका कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप इस संख्या का व्युत्क्रम करोगे तो 1 ऊपर जाएगा और x, और y का अगर व्युत्क्रम करोगे तो y बटे 1 होता है, तो y का क्या हो जाएगा 1 बटे y। इन्होंने कहा कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करो, व्युत्क्रम का योगफल। तो व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम का योगफल तो कहा गया सवाल में, योग करना, तो 1 बटे x प्लस 1 बटे y हो गया। अब आप जानते हो इसका गुणा आप इधर करोगे और इसका इधर करोगे तो y प्लस x आएगा और पूरे के बटे क्या होगा x y। क्या इतनी बात समझ पाए? और जब आप इतनी बात समझ पाए हो तो जानते हो कि इसी चीज़ को जो y प्लस एक्स लिखा है, y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं और बटे में क्या कर सकते हैं x y। भाई x इधर लिख दो। जैसे आप जानते हो ये कि सात वो नियम होता है, सातचर नियम इसे शायद बोलते हैं। 3 प्लस 4 है, 3 प्लस 4 कितने होंगे? और 4 प्लस 3 कर दें तब भी 7 होंगे। तो प्लस में अगर कोई है वैल्यू तो वो सेम ही तो आती है, समझ रहे हो? इसका इधर कर दो उसका उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए x प्लस वाई कर दिया। अब आप जानते हो x प्लस वाई हमें दिया गया, सवाल में कहा गया इस चीज़ का। अब सवाल में जब कहा गया तो हम इसके यहाँ क्या लिख देंगे 20, और यहाँ x बटे बाई है, x बटे बाई कितनी दी गई? तो 0 से 0 कैंसिल, यानी इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा, उनके व्युत्क्रम होगा योग। सवाल हल हो गया। जाते अगले गाँव किस वजह से जाते हैं कि वहाँ दूध बिचता है, ऐसा होता वैसा होता, ये है वो है। तो काम ऐसा करो जिससे थोड़ा सम्मान बढ़े। कोई नहीं, दारू तो हर जगह है, ये तो सिर्फ कहना है। हमें लग रहा है कि हम ही लोग हैं सबसे, तो हमने कहा कि ये ना कभी सोचना कि हम ही सबसे गंदे हैं व्यक्ति हैं। हर गांव में यही पोजीशन है। मुर्रा में 4 दिन खड़े होके देखो तो पता चल जाएगा, छबीलेपुर में उधर खड़े होके देखो। यहाँ की बात हम अलग कर रहे हैं, चलो यहाँ पे भी लोग हैं, लेकिन वो क्या तुम्हें दिखाने आएंगे हम 10 रुपये हैं? उनके घर में कैसी कलाई मची है तुम भी नहीं जानते हो कि तुम्हें लगता है ये सब सही है। सबके घर में यही होता है। बाहरी जब तुम लोग देखते हो कि ये वो है, घर में सब बहुत होते, चाहे कोई भी देख लो, इधर घुस के तो देखो घर में 24 घंटा जो घर में रहेगा वो क्या तुम समझते कि एक तो ऐसा रहेगा? इतना बुरी तरीके से लताड़ते हैं, अड़काते हैं लोग, तुम खुद दंग रह जाओगे। हमने सोचा कि हमारे घर आसपास गांव में ऐसा होता है, सबके यहाँ होता है। पर कुछ जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो उस लेवल पे नहीं जाते हैं जिस लेवल पे जाना चाहिए। मार तोड़ना, इतनी भयंकर तरीके से गाली देना, ये वो, ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन हैं कुछ। अब आप जाओ उधर गए भाई, कहते हैं ना कि जो घर ना देखो वही घर अच्छा या नहीं का, जाके तो देखो पता चल जाएगा। कहते हैं दूर का ढोल सुहावना होता है, पास जाओ तब पता चलता है। और ये चैप्टर भी तुम्हारा है, समझाया गया वहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं, ऐसा ना करो मरिया नहीं, ये है हर जगह है। अब कहा गया सवाल में किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या सवाल समझ में आया? सवाल में क्या कहा गया? किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का उसके 4 गुने से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई संख्या माननी पड़ेगी। किसी संख्या का वर्ग उसके, तो मानो संख्या, माना संख्या, माना हुआ संख्या यक्ष है, चलो संख्या मान लिया। अब किसी संख्या का वर्ग, तो किसी संख्या का वर्ग कर दो, वर्ग उसके 4 गुने से उसके 4 गुने से 12 अधिक है।
अब आप इसे तोड़ो, क्या समझ पाए? किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के 4 गुने से बड़ा अधिक है। अब आप जब इसे तोड़ोगे तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2, 6 दूनी 6 में से 2 घटाओगे, माइनस के 4 बचेंगे, -12 बराबर। अब बताओ यहाँ काम क्या कॉमन मिलेगा? और यहाँ 2 तो x माइनस बराबर x माइनस 6, इधर x प्लस बराबर, तो x माइनस 6 बराबर, इधर x फिर प्लस 2 बराबर, x बराबर कितना आएगा? इधर कितना आएगा? तो किसे मानेंगे? इसे मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। तो यानी वो संख्या कितनी है? तो बताओ वो संख्या छः है। चौथा सवाल है, चौथा। देखो चौथा सवाल क्या है, कहा गया x प्लस 1/x बराबर 10/3, ये सवाल है ना। अब आप जानते हो इसका गुणा इधर करोगे तो x स्क्वायर होगा प्लस 1 और पूरे के बटे x। क्या इतनी बात समझ में आई? इस x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर हुआ प्लस 1 बटे बराबर कितना है? 10/3। समझ रहे हो? अब जानते हो इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा तो करो इसमें गुणा, इसमें 3 का गुणा x स्क्वायर में करोगे 3x, इसका इधर करोगे प्लस के 3। अब x का गुणा इधर करो तो कितना होगा? 10x। समझ रहे हो? अब इधर लाओ इसे, 3x स्क्वायर माइनस के 10x होगा और प्लस के बराबर। अब इसे तोड़ना है। जोड़े या घटाएं माइनस के 10 आना चाहिए और गुणा करें तो ये आना चाहिए। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, मान निकालने 3 कैसे फैक्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो पता क्या करो कि आपका सूत्र था x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे 1/2 जी सूत्र लगाओ। v का मान कितना है? -10 प्लस माइनस के 10 है, इधर करे थे, ठीक है, बराबर माइनस के b, मतलब b का मतलब माइनस के 10 प्लस माइनस अंडर रूट v का वर्ग करो, मतलब 10 का वर्ग करो, माइनस 10 का वर्ग करो, -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 3 पूरे 1/2 a का मान। तो माइनस का गुणा अगर माइनस करोगे कितना आएगा? प्लस का 10 प्लस माइनस 10 का वर्ग कितना होता है? 100, ठीक। 4 का गुणा 3 को 4 3 12, 12 3 36 पूरे के बटे 6। आज 10 प्लस 100 में से 36 घटाओ, 100 में से 36 तो कितना बचेगा? 64 ही बचेगा। 9 में से 3 घटाए। अब आप जानते हो 64 का मतलब क्या है? 8 का वर्ग, वर्ग से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 6 आया। तो यहाँ 10 प्लस माइनस 8 बचा और इधर क्या है? 6। अब आप जानते हो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? यहाँ से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? और जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 5 प्लस 4 और पूरे के बटे 6। 2 से काटो, 2 3 6। क्या इतनी बात समझ पाए? अब एक बार प्लस चिन्ह लो। प्लस जब चिन्ह लोगे तो प्लस 5 और 4 कितने हुए? 9 हुए। अब 9 हुए तो 3 का भाग दें, 3 त्रिका तो 3 आया 1। अगर आप माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो 5 में 4 घटाओ, 1/3 बचेगा।
तो आपके जो x के मान आए, एक का आया 3 और एक आया 1/3, यही क्या है आंसर। तो देखने में तो ये बहुत छोटा था। स्टार्ट करें। बहुत दिन बाद आए तुम। तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम है अंकित कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंकित सर JCSE में। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित, और गणित में भी द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें 3 एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज है 4D, 4A, 4B, 4C कंप्लीट है, और 4D के 4 सवाल लगा चुके थे। आज सवाल है 5वां। तो चलिए देखते हैं कि 5वां सवाल क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ समकोण त्रिभुज की बात की गई है। 5वां सवाल है, और 5वें सवाल में समकोण त्रिभुज की बात की गई। और जैसे ही समकोण इसने कहा है, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है। और त्रिभुज तो आप सभी लोग जानते हो, 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। यानी 3 भुजाओं की जो बंद आकृति होती उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे यहाँ से ये मान लो, ये क्या है, एक त्रिभुज। 3 भुजाओं की ऐसी बंद आकृति, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो ये त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। मान लो ये A है, और ये B है, और ये C है। अब यहाँ जो भी कोण होंगे, इतना पता है कि 3 कोण होते हैं। और अगर देखा जाए तीनों कोणों का योग, जब जोड़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो 180 डिग्री होता है। यानी कि जो इनके आंतरिक कोण होते हैं, इनके तीनों कोणों का जब योग करोगे कितना आएगा, चाहे कैसा भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। क्या इतनी बात समझ पा रहे। अब इसने समकोण त्रिभुज की बात की है। देखो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पे होते हैं और एक कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कोण 3 प्रकार के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समबाहु, बाहु माने भुजा और सम माने समान, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसके साथ साथ में एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या होता है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु यानी सम माने समान और द्विव माने 2 और भुजाएं माने बाहु माने भुजा। तो जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण, अब समकोण त्रिभुज ही हमें इसमें बात करी गई है। तो हम समकोण त्रिभुज की बात अगर करें तो समकोण त्रिभुज होता है जिस समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो समकोण, अगर आप कोण के बारे में जान गए कि समकोण क्या होता है, किस कोण को समकोण कहते हैं, तो आप समझ जाओ। अगर इतनी बात जानते हैं, यानी कौन सा कोण होता है जिसे समकोण कहते हैं, तो जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण। ठीक है। तो इसका कोण से मतलब है समकोण, जिसका कोण कितना डिग्री को, 90, तो उसे क्या कहेंगे, समकोण। तो इसने समकोण त्रिभुज की बात कही। तो इसमें एक बात है कि इस त्रिभुज में जिसकी बात करी, उस त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से कटा, तो ये कौन सा हो गया, 90 डिग्री कोण। अब इसे मान लो A और इसे मान लो B, इसे मान लो C। तो जो चीज़ें हमें सवाल में कही गई, वही चीज़ों पे हमें काम करना है। सवाल में कहा गया कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। और आप जानते हो
समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और एक भुजा जो होती है वो तिरछी होती है। जो तिरछी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण तिरछी जो भुजा होती है वो दोनों समकोण त्रिभुज में क्या होता है? इस त्रिभुज की जो बात करें तिरछी, जिसे हम कर्ण बोलेंगे, इस कर्ण का वर्ग यानी तिरछी भुजा का वर्ग और इन दोनों भुजाओं का वर्ग अगर करेंगे और योग करेंगे तब इस कर्ण के बराबर होगी। क्या बात समझ गए? इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी समकोण त्रिभुज जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। तो ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग और जो समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं बचती हैं वो अन्य 2 भुजाओं का वर्ग करो और वर्ग करने के बाद उन दोनों भुजाओं का योग कर दो तो वो तीसरी भुजा यानी कर्ण के बराबर होगा। समझ रहे हो? मतलब समझने का प्रयास करो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है जो तिरछी भुजा है यानी उसका वर्ग करो और अन्य 2 भुजाएं बचती हैं। एक तो होगी आधार और दूसरी क्या होगी? लंब। अब आधार और लंब में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जहाँ से हम देखते हैं, जहाँ पे कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आधार। जहाँ से हम देखते हैं उसे क्या बोलेंगे? आधार। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ देखते हैं उसमें 2 कोण आँखें हमारी बनाती हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए जब हम देखेंगे तो आंखें हमारी घूमती हैं। जैसे हम ऊपर देखेंगे लेकिन हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन आंखें घूमेगी। और जब आंखें घूमती हैं तो उसके साथ में एक कोण बनाती हैं। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ऐसे करके ऐसे तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन का मतलब ऊंचा। और किसी चीज़ को हम अगर नीचे देखेंगे तो आंखें घूमेंगी तब भी कोण बनेगा, तो उसे बोलते हैं अवनमन कोण। जैसे हम छत से खड़े या मीनार पे खड़े और नीचे देख रहे हैं तब कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। और अगर हम ऊपर देख रहे हैं किसी मीनार की चोटी को तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण, यहाँ पे कोण का मतलब ये है कि जहाँ पे कोण बनेगा, मान लो कि यहाँ पे आपकी आँखें हैं और यहाँ पे जब आपकी आँखें हैं तो इतना ध्यान रखना, यहाँ पे हम देखेंगे और जब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली भुजा हो जाएगी आधार और यहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है? अब जब कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया, समकोण त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, एक लंब होता है। क्या होता है? लंब। जब ये आधार हो गया तो ये क्या हो गया? लंब। ठीक है? तो इनका चाहे लंब का वर्ग करो, मतलब पहले चाहे आधार का वर्ग करो, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है तीसरी भुजा के वर्ग, जो तिरछी भुजा होती है। अब इन्होंने ये कहा कि जो आधार लंब है ना, लंब का मतलब ये ऊंचाई, इसे क्या कह सकते हैं? ऊंचाई। और इसे क्या कहते हैं? लंबाई या आधार भी बोल सकते हैं। तो सवाल में कहा गया त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप ये बताओ, ऊंचाई के बारे में बात कही और ये इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है, ये बात कही है। तो अभी हमें ये बताओ क्या आधार पता है? नहीं। जब पता है तो हम समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसे मानेंगे। तो माना समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है। समझ गए? और जब इसमें आधार माना x मीटर है तो भाई जो भी होगा x मीटर अगर ये है तो इससे 7 मीटर कम क्या होगा? लंब। तो जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई समकोण त्रिभुज की हो जाएगी, ये x है और इससे कितना कम है? 7 कम है, तो इतनी हो जाएगी इसकी क्या? ऊंचाई, ये वाली इससे कम है ना, तो इसकी जो लंबाई या ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? x माइनस 7 मीटर। अब इन्होंने कहा कि जो कर्ण है वो 13 दिया गया। कर्ण कितना दिया? 13। अब कर्ण दे दिया इन्होंने,
तो अब हम तीनों भुजाएं के बारे में पता चल गया कि हमें कौन कितना दिया गया। ठीक है, क्या इतनी बात समझ पा रहे? समझ गए? अब समझो, अब हम पाइथागोरस प्रमेय का, जिसका अभी हमने जिक्र किया था, वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग का मतलब कितना? 13 का वर्ग। लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई? x - 7 का वर्ग प्लस अगर यहाँ लगा दिया। आधार कितना दिया गया? माना x। अब हमने जो करना, 13 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 169। इधर x - 7 का होल स्क्वायर कितना होता है? तो जानते हो a - b का होल स्क्वायर लिखा है, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 7 का वर्ग माइनस 2a का मान x, a का मान x और b का मान 7, प्लस का ये x लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49, तो 2 सत्ते 14 एक्स, वो भी काहे के? माइनस के, और प्लस का एक्स। अब आप बताओ, 169 लिखा बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा करो 49 को, अभी रुक जाओ 1 मिनट, 14 एक्स ये लिखे और ये एक्स लिखा, माइनस का ये प्लस का, तो कितना बचेगा? माइनस के 13 एक्स, और इधर प्लस के कितने? 49। अब ऐसा करो, जो हम बता रहे हैं कि 169 इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13 एक्स और प्लस के 49, और ये 169 इधर आएंगे, काय को होंगे? माइनस के। अब आप ये बताओ, एक्स स्क्वायर ये 13 एक्स, 49 में से इतने घटाओगे, कितने बचेंगे? प्लस का, अरे इसका वर्ग नहीं करोगे भाई साहब, ये आधार का वर्ग था। ठीक है, तो अब यार कहानी बन जाएगी। देखो ये भी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जब एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितने होंगे? 2x स्क्वायर, और यहाँ 14 तो होंगे, माइनस के 14। ठीक है, तो भाई 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 169, और इधर माइनस के 169 आएंगे जब इधर लाओगे, और प्लस के 40 49 और बराबर 0। अब घटाना, 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर 0। अब चाहो तो यहाँ से 2 कामन मिल सकते हैं, कामन लोगे तो सरल हो जाएगा। 2 कामन जैसे लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0, और 2 को उधर भेजोगे तो इतना ही तो आएगा, क्योंकि 2 इधर बटे में आएगा 0, और 2 का भाग 0 में दोगे तो 0 इधर आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60। अब इनका ऐसा करो गुणनखंड, और जब इनका गुणनखंड करोगे तो कैसा आएगा? 60 का अगर करना चाहो तो 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, फिर इसके बाद में 3 से काटोगे 3 15। हमें क्या करना है? कुल मिला के 2 दूनी 4 और 4 तीयों 12 में से अगर आप 5 घटाएंगे कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो यही करना है, यहाँ माइनस है ना, और जब माइनस है तो यहाँ 2x स्क्वायर थे, 2x स्क्वायर कामन ले लिया था 2। अब यहाँ x स्क्वायर है माइनस के, क्या करना है? 12x में से प्लस के घटाने कितने? 5x, और माइनस के 60 बराबर 0। क्या इतनी बात समझ पाए? अब अगर आप कर रहे हो x स्क्वायर, नहीं सॉरी x कामन ले रहे हो, तो x माइनस कितना बचेगा? 12। इधर 5 कामन ले रहे प्लस के, तो x माइनस कितना बचेगा? 12 बराबर। अब x माइनस 12 आ गया इधर एक कोष्टक में, ये 2 कोष्टक बन रहे, तो यहाँ एक जगह कामन मिल जाएगा, x प्लस 5 बराबर। अब x माइनस 12 बराबर एक बार 0 करो, और इधर x प्लस 5 बराबर 0 करो, तो x बराबर कितना आएगा? 12। इधर x बराबर कितना आया? माइनस के 5। तो कौन सी वैल्यू मानेंगे? क्योंकि प्लस वाली मानते हैं और माइनस वाली नहीं मानते हैं। तो जब प्लस वाली मानोगे तो यानी तुम्हारा आधार कितना है? 12 है। और जब आधार 12 है तो बताओ जो लंब होगा वो कितना होगा? क्योंकि 12 से ये कितना कम था? आधार से कितना कम था? 7। तो 12 में से 7 घटाओ, कितने बचेंगे? 5। यानी 5 मीटर है तुम्हारा ऊंचाई, और आधार कितना है? 12 मीटर। तो इसमें यही बात पूछी गई थी। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए।
तो देखो छठा सवाल क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम, नहीं सॉरी, छठा सवाल है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कर्म, कोई संख्या है, उस संख्या का वर्गमूल कितना अधिक है, वर्गमूल का योग 12 अधिक है। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कितना है, 12, ये बात कही गई। तो कोई संख्या मान लेते हैं, संख्या मानो कि माना वह संख्या x है। अब इन्होंने कहा वर्गमूल का मतलब समझ रहे हो कि जो भी संख्या है उस संख्या का वर्गमूल। अब आप वर्गमूल का मतलब समझ रहे हैं, जिसे रूट बोलते हैं उसे कहते हैं वर्ग, समझ रहे हो। जैसे हम कहते हैं x² का वर्ग, x का वर्ग, तो x का वर्ग ऐसे कहेंगे, और x का वर्गमूल कहें तो x का वर्गमूल ऐसा होता है, यानी रूट के अंदर। हम कहते हैं कि बताओ 4 का वर्ग क्या होता था, तुम कहते 16। अब हम कहते हैं कि 16 का वर्गमूल बताओ, तो 16 का वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है और वर्गमूल का मतलब इधर जब भेजोगे तो ये रूट है तो बदलेगा, तो इसे कहते हैं वर्गमूल, समझ रहे हो। तो वर्गमूल यही बात कहेगी कि कोई संख्या है, धनात्मक संख्या है, और उस संख्या का वर्गमूल का योग कितना है, 12 है। किसी धनात्मक संख्या, और फिर कहा गया है कि उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कितना है, योग 12 है। अब इस चीज़ को हमें करना है। अब जब इसे करोगे तो कैसे करना है, हम चलो इधर मान लेते हैं कि a√x लिखा है, और 12 माइनस इधर x कर सकते हैं, क्योंकि x जाएगा उधर माइनस का होगा, इधर प्लस का है। अब ऐसा करो, दोनों पक्षों का क्या वर्ग कर दो, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया, क्योंकि वर्ग दूसरा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से इस रूट को हटाना है, और जब आप रूट को हटाओगे तो वर्ग तो करना ही पड़ेगा। तो यही करें क्या कि अंडर√x का वर्ग, और इधर भी 12 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब x बचा यहाँ तो फिर इधर क्या होगा, 12 का वर्ग, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मतलब 12 का वर्ग जब करोगे तो 144 आएगा, इधर प्लस का कितना आएगा, x² माइनस के 2, a का मान 12 और b का मान x, यही तो हुआ। इधर देखो पंकज, उधर देख रहे, नहीं समझ में आएगा, x बराबर 144 हुए, ठीक है, माइनस प्लस का x², 2 का वर्ग इसमें करें कितने हुए, माइनस के 24, 12 दूनी 24 x। अब इस x को भी इधर लाओ, तो जानते हो कि x² प्लस m तो है, और माइनस के 24x, और फिर ये इधर जो x प्लस का है उधर जाएगा, काय का होगा, माइनस का, और 144 इधर लिख दे बराबर 0, प्लस का है क्योंकि इधर ही रखा है, इस x को इधर लाए, समझ रहे हो, वो ऐसे सेम बना रहा, आप बराबर 0 कर दिए। आप जानते हो इसे कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस के 25x और प्लस के 144 बराबर। अब इनके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, और जब फैक्टर करोगे तो 144 को कैसे करें, 144 को। तो एक बात ये बताओ, 16 नेमा कितने होते हैं, 144 होते हैं या नहीं, और 16 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। यानी हम इसी 25 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 16 9 में, 144 का फैक्टर कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे कि x² माइनस के 16x और माइनस के 9x, और फिर इधर माइनस के प्लस के 144, सॉरी, माइनस 9 का गुणा माइनस 9 में करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस गुणा करोगे, और ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस बराबर 0। क्या इतनी बात समझ पाए। आप जानते हो यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, x जब कॉमन लोगे तो x माइनस कितना बचा, 16 माइनस, अब आप जानते हो यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, माइनस के 9 कॉमन लेंगे,
और जब माइनस के 9 कॉमन बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का x, और 9 का इसमें जब माइनस कॉमन लिया प्लस माइनस माइनस होगा तो 9 का भाग 144 देखो कितना आएगा 16, समझ रहे हो, बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन मिल रहा है x माइनस 16 और क्या बचा x माइनस 9 बराबर 0। अब इनके सबके बराबर 0 करना है, x माइनस 16 बराबर एक बार 0 करेंगे और इसके बाद x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 16 और इधर x बराबर कितना आया 9। तो वो इन्होंने कहा कि क्या ज्ञात करना है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या या तो 16 होगी, कितनी होगी, और यह कौन सी होगी 9 12 कहाँ है, तो तभी तो होगा। इन्होंने कहा कि संख्या और वो संख्या का वर्गमूल करो। अब संख्या का वर्गमूल इसी संख्या का, इसकी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा, और बराबर इनका 12 होना चाहिए, तो 16 में प्लस क्या करोगे 16 में 4, अगर इधर देखो 4 आएगा, ये 4 का वर्ग रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 16 4 कितने होते हैं 20, लेकिन ये संख्या नहीं होगी। अब इन्होंने कहा कि वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, उस संख्या का जो संख्या हो उस संख्या के वर्गमूल का योग, तो वर्गमूल ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा। अब 9 और प्लस 3 कितने होते हैं 12, यानी वो संख्या कौन सी होगी 9 होगी। कौन सी संख्या होगी, अगर 9 संख्या वो संख्या है कि जो संख्या है और उसके वर्गमूल का जब योग करोगे कितना आएगा 12, तो लिख दो, ठीक है। ये छठा सवाल है, नहीं कल तो आए थे ये, आज नहीं, हमने कल कही हमकी टेस्ट हो सका थे। तो देखो 7वां सवाल है, अब किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए ये कई बात है कि अभी जब हमें संख्या पता नहीं तो हम उसे क्या करते हैं मानते हैं, तो माना वह संख्या कौन सी है, वह संख्या x है, ठीक है, वह संख्या कौन सी मान ली x। चलो अच्छी बात है अगर इतनी समझ पाए। इसने ये बात कही कि वो संख्या हो और उस संख्या का व्युत्क्रम का योग कितना होना चाहिए 4। अब संख्या अगर समझ रहे और इसमें ये बात कही व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं ये बात। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है जैसे 4 है तो 4 का उल्टा क्या होता है, यानी 4 का उल्टा, अब 4/1 लिखा है ना, इसका व्युत्क्रम जब करोगे तो 1/4 हो जाएगा, समझ रहे। या जैसे 3/4 लिखा तो 3/4 का व्युत्क्रम अगर पूछे तो क्या होगा 4/3। अगर हम कह रहे हैं 8/3 तो 8/3 का व्युत्क्रम क्या होगा 3/8। ऐसे इसने ये कहा कि जो संख्या है उस संख्या का व्युत्क्रम का योग, तो इस संख्या और इस संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो जानते हो x/1 लिख सकते हैं, और इसका व्युत्क्रम 1/x होगा। तो इन्होंने कहा कि वह संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम, उस संख्या का व्युत्क्रम का योग कितना है 4 है, समझ गए। यानी वो संख्या है उस संख्या का व्युत्क्रम का योग कितना है 4 है। ये सवाल में कहा गया, अगर आप इतनी बात समझ गए तो सवाल लग गया, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब आप जानते हो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, इस x का गुणा x में गया तो x स्क्वायर हुआ, प्लस के कितना हुआ 1 पूरे के बटे x और बटे कितना 4। अब जानते हो इस x का गुणा इस 4 में होगा, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस का 1 और बराबर कितना होगा 4x। अब ऐसा करो 4x को इस तरफ लाओ और x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के 4x होगा, इधर प्लस का कितना है 1 बराबर 0। तो इन्होंने कहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, यही तो कहा गया। अब वह संख्या कैसे ज्ञात होगी, हम जानते हैं कि इन सवालों के अब हम क्या नहीं कर सकते हैं, फैक्टर 1 का नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करना हमें पड़ेगा, बताया था, क्या बताया था मूल सूत्र। तो मूल सूत्र का प्रयोग करते हैं, और मूल सूत्र क्या होता है हमारा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस के 4ac और पूरे के बटे 2a। अब b का मान यहाँ जो दिया गया रखें बराबर माइनस का v का मान कितना माइनस के 4 और प्लस माइनस अंडर रूट v का मान फिर 4 दिया गया तो 4 का क्या करेंगे वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 और b a और c का मान भी 1 है पूरे के बटे 2a, a का मान भी 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है।
अब आप इतनी बात अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस है तो अच्छी बात है। इस 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग कितना होता? माइनस के 4 पूरे के बटे 2, ठीक है। अब आप बताओ, 4 ये लिखा प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 घटाओ, 16 में से जब 4 घटाओगे तो 12 बचेगा और इधर 2। अब आप जानते हो 12 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसा होता है। तो इसमें जब जोड़ा जो बन रहा है तो 2 अंडर रूट 3 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का जोड़ा बन के ये 2 बार आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इतनी बात अच्छी बात है। तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट इसे कितना लिख सकते हैं? 3, इसी 12 को 2। अब यहाँ से 2 कामन मिल सकते हैं दोनों पदों से। जब 2 कामन लोगे तो यहाँ 2 कामन हुआ तो यहाँ 2 बचा है। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और पूरे के बटे 2। अब ये 2 से 2 कट जाएंगे। अब आपका आंसर क्या आया? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे कुछ है ही नहीं, तो यही आएगा। समझ रहे हो? या इसी चीज़ को इन्होंने तोड़ के कैसे लिख दिया होगा? एक बार 2 प्लस अंडर रूट 3 कर दिया होगा, एक बार क्या किया होगा? 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये 2 आंसर आपके आए हैं। तो इन्होंने यही बात कही कि वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या ये होगी, ठीक है। सवाल है और 8वें सवाल में ये कहा गया कि कोई 2 संख्याएं हैं और उन 2 संख्याओं का योग 13 है और उन्हीं संख्याओं का अगर वर्ग कर दिया जाए तो कितना आता है? वर्गों का योग आता है 89। तो पहले हम इसमें सवाल में मानेंगे कि हमें अभी संख्या पता नहीं और संख्या निकालने के लिए कह दिया कि तो हम सबसे पहले वो संख्याएं मानेंगे। तो माना वह संख्याएं x और कामा y हैं। और सवाल में ये कहा गया है कि वो जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का अगर योग करें तो कितना आता है? 13। तो इन दोनों संख्याओं का योग कर दिया 13 वो इस समीकरण नंबर 1 डाल दिया। और वही संख्याओं का वर्ग, उन्हीं संख्याओं का वर्गों का योग, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ रहा है? 89। ये सवाल में कही गई। ये 2 बातें क्या कहेंगी? सवाल में कहेंगे, क्वेश्चन में कहेंगे। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं? x का बराबर निकालते हैं। तो क्या आएगा? 13 उस तरफ है तो 13 बराबर में रखेंगे, y को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का होगा। अब समीकरण 1 से x बराबर 13 माइनस y निकाला, तो जो x बराबर 13 माइनस y है वो x समीकरण 2 में x की जगह रख देंगे 13 माइनस y, क्योंकि यही कहा गया। तो समीकरण 2 में रखने पर, चलो अच्छी बात है, रखा 13 माइनस y का वर्ग, क्योंकि x का वर्ग है तो x जगह के बराबर में ये है तो 13 माइनस y x जगह लिख सकते हैं। और x का वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दिया और इसके बाद में प्लस का y स्क्वायर बराबर 89, ठीक है। 13 का वर्ग जब 13 माइनस y का होल स्क्वायर यानी a माइनस y का b का होल स्क्वायर, ये तो लग गया। और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये सूत्र होता है। यही सूत्र हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 13 का करेंगे, 13 का वर्ग हुआ प्लस के y स्क्वायर यानी v का स्क्वायर माइनस के 2a का मान 13, v का मान y, और इधर प्लस का फिर y स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर कर देंगे बराबर 89। अब 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 13 का गुणा अगर करेंगे, अब आप जानते हो कि ये एक y स्क्वायर और ये एक y स्क्वायर, तो कितने y स्क्वायर हो जाएंगे? 2y स्क्वायर। 13 दूनी 26 और y साथ में तो 26y हो जाएंगे बराबर 89। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। 2y स्क्वायर यहाँ लिखा तो यहाँ पहले लिख लेंगे y स्क्वायर वाले, इसके बाद में लिख देंगे एक घात वाला जो चर है तो 26y, इसके बाद में 169 प्लस क्या 169 और माइनस के 89 उस तरफ प्लस के इधर लाएंगे तो कितने होंगे? माइनस के 89, और जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे? प्लस का ये और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 89 को 169 में से 80 बचे, तो प्लस का 80 हुआ बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इस पूरे समीकरण में 2 कॉमन मिल जाएंगे, और कॉमन मिल जाएंगे तो फिर ले लेंगे, क्योंकि सवाल और सरल हो जाएगा।
तो 2 का जब कॉमन लिया तो यहाँ बाई स्क्वायर बचा, माइनस के यहाँ 13 बचा और इधर प्लस का कितना बचा 40 और बराबर 0। और 2 इस तरफ गुणे में है तो बराबर के उस तरफ इसे भेजेंगे तो ये 0 में तो बटे में तो जाएगा, 0 के बटे में, और 0 के बटे में जाएगा तो 2 का भाग 0 में देंगे 0 ही आएगा। तो यानी अगला बार जो तुम्हारी स्टेप आई वाई स्क्वायर माइनस के 13 और प्लस के 40 बराबर 0 आया। अब इन्हें हम तोड़ लेंगे 40 को ऐसा तोड़ें कि जब हम गुणा करें तो 40 आना चाहिए और जब घटाएं या जोड़ें तो माइनस के 13 बचने चाहिए। तो वही करेंगे, बाई स्क्वायर माइनस के 8 और माइनस के 5 और प्लस का 40 बराबर 0। अब बाई का कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 8 और इधर माइनस के 5 कॉमन लेंगे, और जब माइनस के 5 कॉमन लिए तो वाई प्लस का बचेगा, और माइनस का कॉमन ले रहे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 8 का ये में 5 का भाग दें तो 8 बार जाएगा। अब इन दो पदों में क्या चीज़ कॉमन है, वाई माइनस 8, तो वाई माइनस 8 कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो क्या बचा, वाई माइनस 5, तो वाई माइनस 5 लिख दिया बराबर 0। अब इन कोष्टकों के भी बराबर 0 करेंगे, बाई माइनस 5 बराबर 0। अब जब बाई बराबर यहाँ से निकालोगे तो 8 आएगा और इधर बाई बराबर कितना आएगा 5। तो एक संख्या हमें पता हो गई कितनी है, 5 या 8, कोई भी संख्या एक हो सकती है, बाई का मान जो भी आया। अगर हमारी वाई हम 8 मान रहे हैं तो इस समीकरण में 8 रखेंगे, तो x का मान निकालना चाहें तो 13 इधर है, बाई 8 यहाँ रखेंगे तो 8 इधर आएंगे, माइनस के होंगे, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, यानी x क्या होगा 5। और अगर हम बाई बराबर 5 रख रहे हैं यहाँ पे तो x का मान कितना आएगा 8। तो जो भी मानना चाहें मान सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं अता हुए संख्या कौन कौन सी हैं, अता हुए संख्याएं 5, 8 हैं। और अगर इन संख्याओं का वर्गों का योग करोगे तब भी 89 आएगा, करके देख लेना, आ भी जाएगा। कीजिए तो पहले हम संख्या जो ज्ञात करने को कहा गया तो संख्या मानेंगे। माना हुआ संख्या कौन सी है, माना हुआ संख्या यक्स है। और इन्होंने कहा कि सवाल में कहा है कि वह संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम का उल्टा, यानी x का उल्टा क्या होगा 1/x, और इनका जब व्युत्क्रमों का योग करते हैं, यानी वो संख्या उसका व्युत्क्रम का योग करेंगे तो उसका जो आंसर आता है 2 सही 1/20 आता है। ये आपको सवाल में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि इतनी भी चीज़ें करनी है। और आप जानते हो जब इतना कह दिया है तो इतना आप कर लेंगे। इस x का गुणा इधर करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस का 1 पूरे के बटे x। इस 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 दूनी 40 में 1 जोड़ो 41/20। अब इसका गुणा इस तरफ होगा, इसका गुणा इस तरफ होगा, तो 20 का गुणा इधर करोगे तो 20x स्क्वायर होगा प्लस के 20 हुआ। x का गुणा इधर करो 41 में तो कितना होगा 41x। अब 41 को इधर लाओ, 20x स्क्वायर लिखा प्लस का इधर लाओगे तो ये x वाला पहले लिखेंगे, माइनस के 41x और प्लस के 20 बराबर 0। अब इसे तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि 20 को इस 20 को इधर गुणा करना है, और जब 20 का इधर गुणा करो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। और 400 का ऐसा तोड़ो कि जोड़ें या घटाएं, गुणा करें तो 400 आना चाहिए, और जब गुणा करें मतलब जोड़ें या घटाएं तो 41 आना चाहिए, जो गुणा करें तो 400 आना चाहिए हैं। 20 का गुणा अगर आप 20 में करोगे तो कितना आएगा, सही है ना, तो 400 आना चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? और जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कौन सी विधि लगाते हैं, मूल सूत्र, यानी जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। तो आप इसे करके देखो क्या इसे लगेगा। अगर हम 400 के काटते हैं फैक्टर तो आप जानते हो कैसे आएगा, नहीं आ सकता है, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे कौन सी विधि से लगाओगे, श्रीधराचार्य बात। तो ये हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, कर लोगे
क्योंकि इससे पहले भी हम करवा चुके हैं श्रीधराचार्य पर। क्योंकि मतलब क्या है कि यहाँ ये ए का मान कितना है 20 और बी का मान कितना है -41 और सी का मान कितना है 20। और आप जानते हो कि इसका मूल सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और पूरे के बट्टे कितना है 2a। अब इसमें ये वैल्यू पुटअप करना, और जब वैल्यू पुटअप करोगे जो भी जोड़ घटाना गुणा करना है वो कर लेना, इसके बाद में आंसर आपका आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? और अगर आप इतनी बात समझ पाए तो अच्छी बात है। इसके आगे देखते हैं सवाल, ठीक है। इस सवाल में क्या करेंगे कि सवाल में करेंगे वो संख्या मानेंगे। तो मान लिया माना वो संख्या x है और वो संख्या जो है उस संख्या का व्युत्क्रम का योगफल। अब इस संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। और इस सवाल में दिया गया जब भी इसे करेंगे यानी जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 6 सही 1/6। तो इन्होंने इसका संख्या ज्ञात कीजिए, और जब संख्या ज्ञात करने की इन्होंने कह दिया तो आप कर ही लोगे। x का गुणा x में करोगे तो x² प्लस का 1 आएगा बटे x। 36 में एक जोड़ोगे 37/6। इसका गुणा इधर करोगे तो 6x² प्लस का 6 और इस x का गुणा इधर करोगे तो 37x होंगे। अब आप ऐसे सही रूप में इसे लिख दो 6x², 37x उधर आए तो इधर आएंगे माइनस के 37 हो जाएंगे। 37x प्लस का 6 बराबर 0 और इस 6 का गुणा इधर करोगे कितना आएगा 36। तो इन्हें अब क्या करना है, या तो गुणनखंड विध से करना, और जब गुणनखंड विध से नहीं हो रहे हैं तो कौन से कराओगे मूल सूत्र से। तो मूल सूत्र से याद कर लोगे। ये आपके लिए क्या है होमवर्क SW, ठीक है। तो ये नोट करके इतना नोट करके इसके बाद में इसे लगाना जाके घर पे लग जाएगा आराम से। कहा गया सवाल में कहा गया 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। तो देखो अभी 2 क्रमागत हैं और 2 क्रमागत पूर्णांक हैं। तो 11वां सवाल में जो कहा गया भैया में करना है, इसके बाद छोड़ देना है। तो मान लो माना 2 जो क्रमागत इन्होंने कहा है 2 क्रमागत धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब क्या है हाँ प्लस। यहाँ धन का मतलब वो वाला धन नहीं है अमीर वाला, बहुत सारा धन। 2 क्रमागत धन पूर्णांक। तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा पूर्णांक x प्लस बने तो होगा। तो इन्होंने कहा है कि उनके वर्गों का योगफल कितना दिया गया, तो का ये मतलब वर्ग कर दो इसका, फिर इसके बाद में प्लस जो दूसरा गया उसका वर्ग कर दो। और जब इस तरीके से करोगे तो उत्तर पता है उसमें क्या आएगा 221 जब इन्हें हल करोगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा समीकरण बना के सिर्फ छोड़ दिया, हमें इतना ही चाहिए और हमें तुम्हें हल ना करो, बस छोड़ हटाओ। तो इतना ही करके बता देना है, बस आंसर आपका हो गया। समझ रहे, यही आपका आंसर दिया होगा और इतना ही करना। अगर आप करना चाहें तो निकाल सकते हैं पूर्णांक भी, x का मान जो निकलेगा वही क्या होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो 12वां सवाल में क्या कहा गया। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई मैदान की ज्ञात करनी है तो फिर एक आयताकार मैदान है। आयताकार आप मैदान जानते क्या होता है, जिसकी लंबाई के बराबर और चौड़ाई समझ रहे, यानी आमने सामने की बजाय कैसी हूँ बराबर। अगर ये A है तो दूसरे को B माना, C और ये D। ये मान लो आयताकार, ये क्या है बाग है और इसमें क्या लगे ये
पेड़ लगे हैं। बाग में क्या होते हैं, पेड़ ही होते हैं, ठीक है, जो भी पेड़ लगे हैं। तो आयताकार बाग है, उसमें पेड़ लगे हैं मैदान की, अच्छा बाग नहीं लंबाई है, आयताकार सिर्फ मैदान पड़ा, तो कोई बात नहीं, मैदान मान लो। इन्होंने कहा लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। इन्होंने लंबाई के बारे में कहा कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, और यदि मैदान का क्षेत्रफल दिया गया 810 वर्ग मीटर, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब यही करना है। अब लंबाई के बारे में कहा है कि जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। अब आप ये बताओ, यहाँ चौड़ाई हमें पता है कुछ, तो जब चौड़ाई नहीं पता है और बगैर चौड़ाई से हम लंबाई भी नहीं पता कर सकते, उसका ना दुगना कर सकते ना अधिक कर सकते, तो सबसे पहले क्या करें, तो मान लो किसे चौड़ाई मानेंगे, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई, तो चौड़ाई मान लो, कितना मानना है, मान लो x मान लें, यानी इसकी कितनी है, x मीटर है, x मीटर है, ठीक है। अब आयताकार मैदान की जब चौड़ाई पता हो गई तो हम लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आयताकार मैदान की लंबाई, तो बताओ लंबाई कितनी है, कहा गया है कि जो भी चौड़ाई है उस चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई x है तो चौड़ाई का दुगना करो। अब इसका 9 अधिक, दुगने से 9 अधिक, ये क्या है, उन्हें कहा लंबाई के बारे में। साफ साफ कहा, सवाल में समझने की बात है, समझ लो कि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है, समझ गए। फिर और सवाल में जो कहा गया तो वो ज्ञात करो। अब इन्हें कहा मैदान का क्षेत्रफल, क्या कहा, जो भी सवाल में कहा गया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सवाल में कहा गया मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया, 810 वर्ग मीटर, ये इसका क्या दिया दिया, क्षेत्रफल। आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, और हमें इसका क्षेत्रफल भी पता है। तो क्षेत्रफल जब पता तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, क्योंकि मैदान है वो कैसा है, आयत के आकार, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल लिख देंगे 810, और लंबाई कितनी दी गई 2x + 9, और गुणे में चौड़ाई दी गई x, ठीक है। अब इस x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2x² आएगा। इस x का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 9x, ठीक है। और ये 810 इधर लिख दें, कोई दिक्कत, मतलब 810 इधर लिखे तो बराबर की इस तरफ लिख दिए, कोई दिक्कत भाई, तो बात है इतना है कि इधर का उधर कर दिया, तो 2x² किया प्लस 9x किया। अब 810 उधर प्लस के इधर लायक आए के होंगे, तो बराबर। अब तुम्हें ये करना है कि जो 810 है इन्हें ऐसा तोड़ो कि जब जोड़ें या घटाएं, या ऐसा 2 का पहले इधर गुणा होगा तो इधर करना होगा, तो 1620 हो जाएगा। अब जब 1620 हो जाएंगे इनके गुणनखंड करो, फैक्टर्स करो, बड़े या तो उससे कर लो, या तो तुम क्या लगा दो इसमें सीधे मूल सूत्र, कौन सा लगा। 13वां सवाल है। अब 13वां सवाल क्या है, तो 13वां सवाल ये है, उसमें कहा गया है कि उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। तो पहले मानेंगे, अभी हमें नहीं पता है कि जो क्रमागत धन विषम पूर्णांक है वो कौन से है। तो मान लिए, माना वह 2 विषम क्रमागत की बात करिए, 2 क्रमागत विषम और कैसे हैं धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक मान लो कौन कौन से, एक तो x होगा, दूसरा क्या होगा x + 2, समझ रहे हो। जैसे अगर आप मान लो कोई भी जैसे विषम संख्या मान लो क्रमागत हैं 2, तो जैसे अगर मान लो आप 37 मान रहे कीजिए, क्या है
विषम। तो अगली विषम कौन सी होगी क्रमागत का मतलब ये तो हुआ, अगली कौन सी होगी, यानी इसमें कितने जुड़ते हैं, जो भी 37 प्लस क्या करोगे 2 करोगे भैया आ जाएगी, समझ रहे। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर एक x मान रहे हैं पहली अगर विषम पूर्णांक तो दोहरी क्या होगी x प्लस 2, इतनी बात समझ गए। तो ये है 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक। अब इन्होंने कहा अगर इन पूर्णांकों का योग कर दो, विषम पूर्णांकों के जिनके वर्गों का योग कहा गया, इनके जो वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग। तो इनका अगर वर्ग कर दो, वर्गों का अगर योग कर दो तो पता कितना आता है, जिनके वर्गों का योग कितना आता है 290। तो इनका वर्ग कर देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। और आप जानते हैं जब इसे पूरा तोड़ के लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, और वही x का जो मान आएगा ये भाई क्या हो गए, एक पहला ये वाला आएगा उसमें 2 जोड़ दोगे क्या हो जाएंगे भाई विषम पूर्णांक। क्या सवाल इसे लगा सकते हो, लग जाएगा। सवाल में जो कहा गया x स्क्वायर कर दिया और इधर क्या लिखा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और जब इसे करोगे तो x स्क्वायर, और इसे जब करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये मतलब एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b का मान 2, और बराबर क्या करोगे 290। अब जानते हो ये x स्क्वायर और ये एक एक्स स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और ये प्लस का कितना बन गया 4, और 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 7 में x है तो 7x भी लिख देंगे तो कितना हुआ 4x। और 290 को इस तरफ लाओ तो 2 से 90 इधर आए कितने हुए बराबर 0। अब 2x स्क्वायर लिख लो, प्लस के कितना लिख दें 4x। अब ये प्लस के 4x 4 हैं और ये 290 हैं। अगर आप 290 में से माइनस के 290 में से घटाएंगे 4 तो कितने बचेंगे 286 बराबर 0। अब चाहो यहाँ 2 से दो कामन मिल सकते हैं, और 2 कामन मिल सकते तो ले भी ले, क्योंकि 2 अगर कामन ले लोगे तो और सरल हो जाएगा सवाल। हाँ ये सवाल यहाँ से भी लग सकता है, लेकिन अब आप जानते हो 2 का फिर दूना करो फिर फैक्टर करो कितना बड़ा बनेगा। तो ऐसा करो 2 यहाँ से जब कामन लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के जब कामन लोगे क्या बचेगा 2 एकन 2, क्योंकि कामन का मतलब होता है इसमें भाग करना 2 का। 2 एकन 2, 2 चाकू 8, 2 तियाँ 6 और बराबर। तो आपका बचा x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 143 बराबर 0। अब 143 के शायद फैक्टर ना होते हों तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि भाई किससे लगाने हैं, मूल सूत्र लगा देना है, मूल सूत्र से पता चल जाएगा, ठीक है। और मूल सूत्र तो अभी जानते हो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये SW लिख लो इसका भी, अगर नहीं लग पाएंगे तो मेरे अगले दिन बताएंगे तो क्या याद है भाई। देखो कहीं भी पढ़ाई करनी है तो खइयो भी वो सब भूल जाओ तब ही कर पाइयो। नहीं वो पेट पकड़े के बाद अलग है, पढ़ाई अगर खाना खाइयो तो। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, क्या ऐसी आम की बगिया, इसमें 14वां सवाल दिया गया और 14वें सवाल में ये कहा गया कोई ऐसी आपके मुहावरे लगा है कोई बात बता रहे कि कोई ऐसी बगिया। देखो 14वां सवाल है, इसमें कहा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल दिया गया 800 मीटर। 800 मीटर हाँ वो मीटर वर्ग वो स्क्वायर होगा, वर्ग मीटर में होता है जो भी क्षेत्रफल होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो कहा गया यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कि ऐसी बगिया बनाना संभव है या नहीं है, और संभव है तो फिर बना के तैयार करेंगे बगिया। चलो फिर देखो इधर इन्होंने कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई है ना, लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 गुनी, और जब 2 गुनी है तो इसका क्षेत्रफल दे दिया गया, कितना दे दिया गया 800 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी इसे बोल सकते हैं। तो ये पहले ज्ञात करना है कि संभव है या नहीं, संभव है होगी तो बनाएंगे, नहीं होगी तो छोड़ देंगे।
तो आप क्या बताओ कि उसमें चौड़ाई लंबाई के बारे में कहा कि चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो ये बताओ चौड़ाई पहले कुछ ना कुछ तो होगी, और चौड़ाई कितनी होगी अभी नहीं पता है। तो क्या करें, नहीं पता तो फिर मान लें। तो माना कितना मान लें, माना जो आम की बगिया है उस आम की बगिया की चौड़ाई, माना आम की बगिया की चौड़ाई कितनी मान लें, x मीटर है, ठीक है। और जो आम की बगिया की लंबाई है वो इससे कितनी है, लंबाई इससे कितनी है 2 गुनी, यानी जे x है तो फिर वो कितनी होगी 2x मीटर। ये कहा गया इस आम की बगिया के बारे में। और आम की बगिया के बारे में जब कहा गया तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, आम की बगिया बनाना भी है। अब आम की बगिया कैसी है, वर्ग के आकार की, आयताकार की, हमें नहीं पता, लेकिन उसका क्षेत्रफल दे दिया गया। तो कितना क्षेत्रफल दिया है आम की बगिया का, आम की बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया 800 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर, बात एक ही होती, ठीक है, या मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमसे कहा गया प्रश्नानुसार, कहा गया प्रश्न के अनुसार। देखते हैं क्या कहा गया, ये कहा गया कि आम की बगिया का क्षेत्रफल इतना है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, अच्छी बात। और जानते हैं आम की बगिया का क्षेत्रफल जो भी होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। चलो अच्छी बात। तो इस आम का जो क्षेत्रफल दिया गया उसकी जगह क्या लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल इतना दिया गया, जितना दिया गया वो लिख देंगे। तो लंबाई 2x है, गुणे चौड़ाई कितनी है x है, ठीक है, बराबर इनका क्षेत्रफल कितना दिया गया 800 मीटर लिख देंगे। तो 2x का इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा बराबर 800, ठीक है। जब इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, तो चाकू, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आया 400 आया। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट चढ़ गया तो क्या करेंगे, ये 400 कितने का वर्ग है 20 का वर्ग है, तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर, यानी x बराबर प्लस माइनस कितना आया 20। और अगर आप x की वैल्यू कितनी मान रहे प्लस 20, अब x बराबर अगर 20 मान रहे हैं प्लस की, तो आप जानते हो कि ये अगर 20 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 20 के दुगने 40 होगी। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है 20 कामा 40। तो ऐसी बगिया बनानी संभव है, जो कि हमने बगिया बना के तैयार कर दी। आ जाएंगी आम की बगिया भी आ जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब समय से पहले कुछ नहीं होने वाला, फल की इच्छा नहीं आपको अभी करनी। अभी क्या करनी है, अभी हाँ, अभी तुम्हें सब कुछ करना है, तो ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो इसीलिए कहते हैं कबीरदास कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी तभी फल होगा, समझ रहे हो। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको अगले क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कक्षा में, अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।